SBI और IBPS, जिसमें PO और क्लर्क दोनों ही शामिल हैं। अब अगर हम बात करें प्री प्लस मेंस की या बेसिक टू एडवांस की, हमारी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना जरूरी है। इसी के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए A to Z कंप्लीट इंग्लिश बैच, जिसमें मिलेंगे आपको 50 प्लस लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, 300 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 200 प्लस इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस, 3 मॉक टेस्ट आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए, रेगुलर PDF अपडेट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्व्स राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। नया साल लेकर आया है अपने साथ बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज। इन अपॉर्चुनिटीज में साल 2021 में हमें मिलेंगे मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज SBI और IBPS, जिसमें PO और क्लर्क दोनों ही शामिल हैं। अब अगर हम बात करें प्री प्लस मेंस की या बेसिक टू एडवांस की, हमारी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना जरूरी है। इसी के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए A to Z कंप्लीट इंग्लिश बैच, जिसमें मिलेंगे आपको 50 प्लस लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, 300 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 200 प्लस इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस, 3 मॉक टेस्ट आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए, रेगुलर PDF अपडेट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्व्स राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल शर्मा। Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study. Hello friends and a very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on Exam Centric, a channel where quality matters. So चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज। क्यों? क्योंकि आज के जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, वो उनमें से काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो पढ़ने योग्य हैं, राइट? एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज आर्टिकल्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, किस लिए, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और कौन सा आर्टिकल है जो हम पढ़ने वाले हैं, वन थिंग और उसकी वोकैबुलरी प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो ये एक पूरा पैकेज है जहाँ पर आपको किसी एक चीज़ की, दो चीज़ की बात नहीं करनी होती। यू विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू एन एडिटोरियल। ओके, चलिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। और आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर दिस सेशन, है ना। शुरू करने से पहले बस हम इतना चाहते हैं कि आप सब लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। कैसा हमने कहा, सबसे पहले सबसे प्यारे कोट के साथ शुरू करेंगे, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि थोड़ा फिलोसफिकली लिखा है। कह रहा है, ट्रूथ मेक्स ऑन द ओशन ऑफ नेचर नो वन ट्रैक ऑफ लाइट, एवरी आई लुकिंग ऑन फाइंड इट्स ओन। क्या कह रहे हैं? जब कभी भी आप किसी एक चीज को देखते हो, है ना, तो वो चीज कुछ लोगों को पॉजिटिव दिखाई देती है, और कुछ, मतलब इसका मतलब समझने की कोशिश करना, कुछ लोगों को वो चीज पॉजिटिव दिखाई देती है, कुछ लोगों को नेगेटिव दिखाई देती है। तो हर इंसान जो भी हमारी जिंदगी में आया है या फिर जो भी इस धरती पे आया है, सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है, राइट। तो अगर आप किसी भी एक चीज को देख रहे हो, तो हो सकता है वो किसी के लिए लाइट हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो, किसी के लिए थोड़ा डिम लाइट हो, मतलब किसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, किस चीज़ के लिए, किसी के लिए कम इंपॉर्टेंस रखता हो। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो, हमारे लिए अगर हम बात करें, हमें मिल जाए 1 करोड़ रुपए, हैं, हम तो खुश है कि नहीं? हम नॉर्मल आदमी यार, हम आम आदमी, हम आम लोग हैं, हमें मिल जाएगा, बहुत खुश हो जाएंगे। 1 करोड़ रुपए रिलायंस की इंडस्ट्री के मालिक को मिल जाएगा, उसके लिए क्या, ऐसा तो वो 1 घंटे में वही कमा लेता होगा, है ना। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ वन थिंग। एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आई है, एक चीज़ जो किसी के, सबके सामने आई है, हो सकता है वो एक चीज़ किसी के लिए बहुत ईजी और वो एक चीज़ किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, राइट। सो इट हैपन्स, वाई? बिकॉज इट इज़ द वे वी लुक एट थिंग्स। ये तरीका है कि हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, राइट। तो डिसहार्टन होने की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है तो किसी के लिए ख़राब भी होती है, ठीक है। चलिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारे सेशंस आपको पता है, 8 AM पर मंडे टू सैटरडे द हिंदू एडिटोरियल होता है, 9 AM पर मंडे टू फ्राइडे SBI PO की क्लासेस चल रही है, 9 AM पर सुमित सर लेते हैं, 10 AM पर आई, एंड देन 11 AM पर राधे सर लेते हैं, और 11 बजे आपकी क्लास होती है, 12 बजे आपकी क्लास होती है कुश सर की, राइट। और 2 बजे मंडे टू फ्राइडे SBI क्लर्क की प्रिपरेशन चल रही है, उसमें हम सुमित सर, हम आशु सर और कुश सर है, राइट। सो भैया प्रिपरेशन यहाँ पर हर चीज़ की चल रही है, कोई ऐसा नहीं है जो चीज़ आपसे छूट रही हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसकी आपको प्रिपरेशन ना कराई जा रही है ना। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। एक बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 6 जनवरी से लॉन्च हो चुका है, कंप्लीट बैंकिंग मेंस बैच है ये।
सभी एग्जामिनेशन के, मेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता भी है मेंस के एग्जामिनेशन सारे ही लाइंड है फरवरी तक, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैच 6 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1499 इसका प्राइस है, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं आपके, DI सुमित सर के, बैंकिंग और GA कुछ सर, कॉम्प्रीहेंशन में मतलब सारी चीज़ें जितनी भी मेंस में आती हैं आंचल मैम, और पजल तो सीटिंग अरेंजमेंट राधे सर। इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हो एग्जाम 10 कोड लगाकर, ताकि आपको मिल जाए इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है। इसके अलावा एक बैच लॉन्च हो रहा है, 1 फरवरी से लॉन्च हो रहा है, A to Z इंग्लिश, जिनको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़नी है, जिनको प्री और मेंस की इंग्लिश पढ़नी है, जिनको डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन करना है, हर चीज़ में ये आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये बैच है 50+ आवर्स का, जहां पर आपको सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, चाहे वो ग्रामर का हो, ऑब्जेक्टिव का हो, डिस्क्रिप्टिव का हो या वोकैबुलरी का हो। इसकी कॉस्ट है 1199। ग्रामर में 200+ इंडिविजुअल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में 300+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव में आपको करंट टॉपिक का डिस्कशन कराया जाएगा, और वोकैबुलरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर रोज बिल्डअप करेंगे, और लास्ट में आपको 3 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट किया जा सके। अब 1199 में भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड लगाते हैं एग्जाम 10, और आपको मिल जाएगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके, चलिए, सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, अभी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट निकला है आज के हमारे पेपर में, जो चीजें हम रीड कर सकते हैं, जो चीजें हम पढ़ सकते हैं। देखिए, एक आर्टिकल तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती ही हूँ, लेकिन उसके अलावा आई वॉन्ट यू और आई रिक्वेस्ट यू टू रीड एटलीस्ट 1 more आर्टिकल बाय योर सेल्फ। एक आर्टिकल हम आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन जैसे जैसे समझाते हैं, जैसे जैसे शब्दों के मीनिंग समझाते हैं, मेरा आपसे ये एक निवेदन है, मेरा आपसे ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एक छोटा सा काम करेंगे, क्या कि एक आर्टिकल अपनी मर्जी से, जो भी रीडेबल्स होते हैं उनमें से एक आर्टिकल अपनी मर्जी से आप पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। चलिए, सो देखते हैं क्या है। सबसे पहला, फाइनेंशियल बूम एट अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। ओके, ये टॉपिक आपके डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी इकोनॉमी जो है हमारी डिक्लाइन करने की स्टेज पे है, या फिर हम बोले कि स्टैग्नेशन के मतलब कि रुकी हुई स्टेज पर है, यहां पर हम ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। बट स्टिल हम कह रहे हैं द पैराडॉक्स बिकम्स क्लियर बाय रिकॉग्नाइजिंग द सर्किट ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज बियॉन्ड द रियल इकोनॉमी। तो जहां पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया, दैट मीन्स इकोनॉमी एकदम स्थिर हो गई है, जहां पर ना बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है ना बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, वहां पर हमें फाइनेंशियल बूम मिल रहा है, मतलब फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जो ये काम करेगी तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और बेनिफिशियल जो भी हमारी इकोनॉमी के लिए होता है वो तो हमें यूज करना ही होता है सेंटेंस में, है ना। आइए, ब्रिजिंग द गल्फ बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। ड्रीम और रियलिटी के बीच का जो सफर है उसको ब्रिज करने की, मतलब उनको आपस में मिलाने की बात कर रहे हैं, कि हम जो सोचते हैं और उसको असलियत में लाने की इसको कोशिश कर रहे हैं। क्या से? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स आइडियाज एंड हिज मूवमेंट हैव एंड्योरिंग अपील इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर जो थे, इन्होंने क्या किया है, इनके आइडियाज़, इनके मूवमेंट्स, इनकी जो पॉलिसीज़ थी, जो ये चीज़ें बनाते थे, वो बहुत ज़्यादा एंड्योरिंग अपील रखते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ बाहर नहीं, स्पेशली हम बोले इंडिया के भी इनकी जो पॉलिसीज़ थी, इंडिया में भी जो उन्होंने पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश करी इंडिया के लिए, वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बिल्कुल हम ज़रूर डिस्क्रिप्टिव के लिए क्लास लेंगे। थर्ड जो है इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ हमने थोड़ी सी स्लो डाउन करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये बात है किसकी? वैक्सीनेशन की। तो ये बात हमने देखी है बहुत टाइम से, ये एडिटोरियल में निकली जा रही है क्या, कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है जनरल पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उसको इवॉल्व कराने का, उसको बेहतर कराने का, सो दैट पीपल कम एंड गेट देमसेल्व्स इंजेक्टेड, है ना। लोग आए और अपने आप को इंजेक्ट करवाएं, बट दिस विल हैपन ओनली व्हेन वी विल ट्रस्ट इन द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन का ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं तभी ये काम होगा, राइट। फोर्थ है करेक्टिव मेजर्स आर नॉट टाइड टू इनकम्बेंसीज, राइट, इनकम्बेंसी। तो कह रहे हैं हमें इफेक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है, इंश्योर कराने के लिए फ्री स्पीच विदाउट हार्मिंग पब्लिक गुड। मतलब
एक तो देखो, लोगों को कोई भी नुकसान किए बिना हमारे पास ये हित होना चाहिए, हमारे हित में होना चाहिए कि हम अगर कोई भी बात कहें, अगर हम कोई भी बात बताने की कोशिश करें तो वो बताई भी जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, लेकिन इससे किसी को ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए। सो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जहां पर हमारा पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन हो और ये कनेक्शन किसी भी हाल में किसी को परेशान करने के लिए ना हो, किसी भी हाल में ये फ्रेमवर्क किसी को भी तंग करने के लिए ना हो, किसी को परेशानी पहुंचाने के लिए ना हो, राइट। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अभी देखते हैं क्या क्या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के इनमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, वी नीड एन इफेक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमें इफेक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है, जो अभी हमने आपको बताया। करेक्टिव मेजर्स आर नॉट टाइड टू इनकम्बेंसी, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और पैराडॉक्स बिकम्स क्लियरर बाय रिकॉग्नाइजिंग द सर्किट फाइनेंशियल फ्लोज बियॉन्ड द रियल इकोनॉमी। और फाइनेंशियल बूम आ रहा है हमारे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के समय में, जहां पर इकोनॉमी बंद हो गई है, जहां पे इकोनॉमी के कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर फाइनेंशियली अगर इंप्रूवमेंट आ रही है तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको दोनों ही टॉपिक्स एक बार अपने आप पढ़ने जरूर हैं, ठीक है। अगला देखिए, जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यस, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या लिखा है, विदाउट रेगुलेशन द सिचुएशन कुड स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। कह रहे हैं अगर आप रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज नहीं लगाते तो क्या होता है, सिचुएशन ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अगर स्टेटमेंट दे, वी अंडरस्टैंड कि इस कंट्री में रेप होते हैं, कंट्री में गलत चीजें होती है, कंट्री में मर्डर्स होते हैं, किलिंग्स होती हैं। क्या लोगों को नहीं पता है कि लॉज, रूल्स बने हुए हैं इनके लिए, कि अगर आप मर्डर करते हैं पता चल जाएगा तो आपको फॉरएवर की जेल हो सकती है। फिर कहते हैं कि अगर आप रेप करते हो, लोगों को पता चल जाएगा, मतलब आप प्रूव हो जाओगे कि आप एक कल्प्रिट हो, तो भी लोग ये काम करते हैं। लेकिन अभी कम हो रहा है, अभी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो लोग डरते हैं। लेकिन 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 अगर कोई रूल्स, रेगुलेशन, लॉ बने ही ना, तो क्या होगा, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी, लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करने लग जाएंगे, जिसका कोई भी एक सावधानी से काम नहीं होगा, जिसका कोई भी मेजर या स्टेप नहीं निकलेगा। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इनकम्बेंसी का मतलब कोई बहुत देर से पूछा है। इनकम्बेंसी का मतलब होता है किसी भी ऑफिस को, किसी भी पोस्ट को होल्ड करना कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट में, उसको हम इनकम्बेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कोई इनकम्बेंट ऑफिसर है, तो दैट मीन्स वो इस समय अपने ड्यूटी में है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी में, रिटायर्ड नहीं है, करंटली वो काम कर रहा है, ठीक है। ओके ओके, आलोक कुमार, वोकैबुलरी नोट करने से कुछ नहीं होगा, एक और डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको उन वोकैबुलरी को यूज करना चाहिए अपने स्टेटमेंट में, ठीक है। ओके ओके, चलिए तो देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें मेंशन्ड है। सबसे पहला इसके वर्ड्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या वर्ड्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी एक नाउन फ्रेज है, इसके बारे में हमने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था। ये क्या है, अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेवलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फ्रीलांस वर्क एज अपोज्ड टू परमानेंट जॉब्स। मतलब यहाँ पर एक ऐसी इकोनॉमी की बात हो रही है जहां पर आपको परमानेंट जॉब्स नहीं मिलेगी, जब बल्कि आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे, आप फ्रीलांस की तरह काम करोगे, किसी के अंडर एक परफेक्ट सैलरी जॉब नहीं होगी, आप किसी के लिए भी कभी भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम बोले गिग इकोनॉमी क्या है, तो गिग इकोनॉमी का मतलब होता है वो कार्य या प्रोजेक्ट जो कि किसी कंपनी द्वारा अन्य सौंपने को कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया कार्य से होता है। मतलब कोई और कंपनी आपको आके कॉन्ट्रैक्ट देती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम करते हो, तो इसी को हम, ये जो पूरा कार्य है ना, उसी को हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी। लोग फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, मतलब एक कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं, 10 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग, गिग इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म जॉब्स, आपके लिए कोई परमानेंट फुल टाइम जॉब नहीं है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास आते रहते हैं, आप काम करते रहते हो, ठीक है। ओके, चलिए जैसे एक्टर्स हैं, हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, ये क्या है, इनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, इनको कोई फिल्म के लिए आता है, साइन करता है, उनकी जॉब होती है, हो सकता है अगले 6 महीने कुछ भी ना हो उनके पास, हो सकता है 2 साल कुछ भी ना हो, फिर 2 साल के बाद फिर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, फिर से वो काम करते हैं।
तो वही वो कह रहे कॉमननेस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादा हो जाती है, शॉर्ट टर्म प्रोफेशन की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म की। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉशनरी। कॉशनरी एक एडजेक्टिव है क्योंकि ARY में एंड हो रहा है तो एडजेक्टिव है। कॉशनरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चेतावनी देने वाला, कोई ऐसी चीज जो आपको सावधान कर दे, उसे हम बोलेंगे सर्विंग एज अ वार्निंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है परवर्स। परवर्स इज अगेन एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है विकृत, जहां पर जो नॉर्मली चल रहा है, जो मॉरली एक्सेप्टेड है, जो सोसाइटी ने मान लिया है कि यही सही है, उसका विपरीत, उसका ऑपोजिट। ठीक है, सो कॉन्ट्री टू द एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, जो जनरली माना जाता है उससे विपरीत है, उससे ऑपोजिट है। ठीक है, फिर देखो थर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस अगेन OUS में एंड हो रहा है, एडजेक्टिव है। मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी एक सिचुएशन में सपोज करो 70 चीजें हो रही हैं, अब उन 70 चीजों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, उसको आप बोलोगे मोमेंटस। ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस स्पेशली इन हैविंग और अ बेयरिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल शादी हो रही किसी की, है ना, अब वहां पर शादी में आए 500, 600, 1000, 2000 लोग हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? फूफा जी। क्यों? क्योंकि मुंह सबसे ज्यादा वही फुलाते हैं, तो वो क्या है? मोमेंटस। दैट मीन्स whosoever and whatsoever is important in the moment, उस मोमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज अल्योर। अल्योर एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, फुसलाना, पावरफुली अट्रैक्ट और चार्म, टेम्प्ट करना, किसी को आकर्षित करना अपनी तरफ, आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विवश किया हुआ, मतलब किसी चीज को कंट्रोल कर लिया गया है पूरी तरह से, है ना। तो कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना, और आप उसके लिए मूवमेंट नहीं दिखा सकते बिना किसी से पूछे, राइट। अगला देखो जरा क्या कह रहा है, एंस्यूइंग। एंस्यूइंग का एक जेरेंड भी हो सकता है और एक नाउन भी हो सकता है, क्योंकि ING फॉर्म में जो भी एंड होता है वो जेरेंड भी है और नाउन भी है। तो एंस्यूइंग क्या मतलब है? आगामी, अगला, मतलब जो आने वाला है, जो होने वाला है। हो सकता है वो किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो किसी चीज का रिजल्ट हो, तो जो भी है वो है आपका एंस्यूइंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा अपना हार्बर। हार्बर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शरण। दैट मीन्स शेल्टर और हाइड क्रिमिनल और वांटेड पर्सन। कोई भी ऐसा इंसान जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर आप उसको छुपाते हो, उसको शरण में रखते हो, उसको शेल्टर देते हो रुकने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर हार्बरिंग हिम। ठीक है, आगे देखिए अनस्क्रैपलेस। अनस्क्रैपलेस OUS में एंड हो रहा है, अगेन एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेशरम, जिसका मतलब होता है मतलब जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। तो हम क्या कह रहे हैं? हैविंग और शोइंग नो मॉरल प्रिंसिपल, नॉट ऑनेस्ट और फेयर। मतलब कोई इंसान जो है डिसऑनेस्ट है, कोई इंसान जो है किसी के साथ अच्छा नहीं करता, उसको हम बोलते हैं अनस्क्रैपलेस। ठीक है, गलत काम करने वाला। आइए आगे देखते हैं। पर से एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है स्वस्थ, मतलब बाय और इन इटसेल्फ और देमसेल्व्स इंटरेस्टिंगली। दैट मीन्स अपने लिए, स्वत, दैट मीन्स अपने लिए सक्षम है, अपने लिए सक्षम है, मतलब कि बाहर से या दूसरी जगह से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। बाय और इन इटसेल्फ और देमसेल्व्स, अपने लिए सक्षम होना इज व्हाट वी मीन बाय पर से। ठीक है, फिर आपके पास डोमिनेंट। डोमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रमुख, कोई ऐसी चीज जो 10 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, बाकी सब में जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, हाँ, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है उसको हम बोलते हैं अ शिप इज सेफ इन अ हार्बर बट दैट्स नॉट व्हाट इट्स मेड फॉर। यस, जयंत हार्बर का मतलब बंदरगाह भी होता है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो आपका स्टेटमेंट जो है वो बंदरगाह के लिए, यहाँ पर हम हार्बर का यूज कर रहे हैं वो हम शेल्टर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ऐसे भी समझ सकते हो ना कि हार्बर में क्या होता है, शिप जो है ट्रैवल करती है तो सी के थ्रू, ओशंस के थ्रू ट्रैवल करती है, लेकिन हार्बर पे आके वो क्या करती है? रेस्ट करती है ना। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि वो शेल्टर कर रही है, दैट मीन्स वहां पर वो रुकी हुई है, राइट। चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, इस पैराग्राफ में, चलिए इसको भी देख लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिसेंटली अ प्रोफेसर एट अ बिजनेस स्कूल allegedly misused his faculty position to provide fake certificates to students
whom he had compelled to attend an online course that he taught. कह रहे हैं अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने बिजनेस स्कूल के अपनी पोजीशन को का गलत इस्तेमाल करते हुए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उनका कोर्स अटेम्प्ट किया है, वो स्टूडेंट जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उन सभी स्टूडेंट्स का क्या किया है, उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया है, लेकिन वो सर्टिफिकेट्स फेक थे. ठीक है. So what has happened? There was a professor who was teaching at a business school. Now this professor has given fake certificates to the students who has enrolled in his program. Okay? आगे देखिए. He essentially took advantage of India's rising pre-pandemic gig economy in education. When authorities at the institution discovered the racket, they suspended him. उसने सबसे ज़्यादा एडवांटेज उठाया किसका? गिग इकॉनमी जो इस समय कंट्री में बनी हुई है, दैट मीन्स ऑनलाइन, सब चीज़ें ऑनलाइन होने जो लग गई है, शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन जो इकोनॉमी इस समय शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, जो इकोनॉमी इस समय क्या हो गई है, गिग इकॉनमी बनी हुई है, दैट मीन्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में लोग काम कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में इन्होंने अपना गलत इस्तेमाल किया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, और जब अथॉरिटीज़ को पता चला इस बारे में तो अथॉरिटीज़ ने इनको सस्पेंड कर दिया है. सो ही हैज़ टेकन अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन in the economy right now. Why? Because we are having short-term projects running, and therefore he has taken the undue advantage of his position, and therefore as soon as the authorities got to know that he has provided fake certificates, the authorities have suspended him. Yeah. Okay. आगे देखिए. Okay. This is a cautionary tale for the global rise of shadow and entrepreneurship, not just in education but other sectors such as finance for easy loans, the betting economy, online games and healthcare, e-pharmacies. क्या कह रहे हैं? ये cautionary tale है, मतलब कि एक सावधान करने वाली कहानी इस तरह की बन गई है. कैसे? ग्लोबल राइज हो रहा है, किसका ग्लोबल राइज हो रहा है? शैडो एंटरप्रेन्योरशिप का. मतलब शैडो का मतलब क्या होता है पता है? कि जब आप किसी चीज को डार्कनेस दिखाते हो, मतलब कोई चीज खराब हो रही है ना, ठीक नहीं चल रही है, तो उसकी बात हम करते हैं. तो कह रहे हैं क्या, ये एक कॉशनरी टेल है, दैट मीन्स ये एक सावधान करने वाला स्टेटमेंट है. क्या? कि शैडो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन ये डार्क एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे पास पावर है, हमारे पास सत्ता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जो बढ़ता जा रहा है ना इकोनॉमी में इस समय में पैंडेमिक के दौरान, ये खराब चीज है. ठीक है. ये सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि फाइनेंस के सेक्टर में, बेटिंग इकोनॉमी में और हेल्थ केयर सिस्टम में भी आ चुका है. सो ऑब्वियसली entrepreneurship, building up entrepreneurship in a country is a very good thing. That's what Mr. Modi says, Atmanirbhar Bharat. But here it's becoming dark. Why? Because people have started taking undue advantage of something that they are provided for a betterment, right? Now, this is not only happening in the education sector as we saw in point number 1 and 2. This is also happening in the finance sector by providing easy loans to the people, not even bothering about the perfect status of documents and stuff. Then in better economy, that means in online games like MPL and stuff like that, right? So in online games also, they are taking undue advantage of it. And then healthcare also, e-pharmacies, they are also taking advantage of this situation, right? Okay. Yes, maybe that's true. I'm not actually too informed about it, lovely. तो मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि second highest है shadow entrepreneurship. Anyway, आगे देखिए, given the potential perverse consequences of shadow entrepreneurships in the long run for consumer welfare, regulation is needed to monitor quality of services. क्या कह रहे हैं? अगर आप इनके गलत consequences के द्वारा, right? अगर आप इनके गलत कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं, गिवन द पोटेंशियल पर्वर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप इन द लॉन्ग रन फॉर कंज्यूमर वेलफेयर, अगर आप कंज्यूमर वेलफेयर के लिए ये चाहते हैं कि ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप को आप दबा दें, तो आपको रेगुलेशन इज नीडेड टू मॉनिटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. मतलब जिस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाने की जरूरत है, वरना हर आदमी अपनी मर्जी से इकोनॉमी में काम करता चला जाएगा, राइट? So what's happening here? The point that needs to be proven here is when you talk about potential perverse, if you're actually talking about what consequences will a shadow economy, will a shadow entrepreneurship come with, whatever consequences it will come with,
this will definitely affect the consumer on a longer run, right? And if you want to save the consumer, you need to make certain rules and regulations which will not exploit the consumer and which will not give the liberty to the entrepreneurs who are actually taking undue advantage of this situation. Okay, आगे. Okay. आगे देखते हैं. Okay, supply and demand shock. What might drive the rise of shadow entrepreneurship? When there is a supply and demand shock as momentous, as COVID-19, a new market may open to tackle the shifting inwards of markets owing to rising prices and lower quantities. क्या कह रहे हैं? What might drive the rise of? मतलब किस वजह से ये shadow entrepreneurship बढ़ती चली जा रही है? किस वजह से ये बढ़ती चली जा रही है? तो जब when there is supply and demand shock, मतलब जब तेजी से सप्लाई आती है या फिर तेजी से डिमांड आ जाती है किसी चीज की, तो ये हो जाता है मोमेंटस. मतलब कोविड-19 की सिचुएशन में ये अचानक से इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट? और इसलिए नई मार्केट जो है वो नई ओपन हो जाती है ताकि वो टैकल कर सके जो भी मार्केट में सिचुएशन में परेशानियां आ रही है उसकी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमने कहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने कहा कि टमाटर ज्यादा बिक गया, ठीक है, इस सिचुएशन में टमाटर ज्यादा बिक गया, इस सीजन में टमाटर ज्यादा बिक गया, तो अगले सीजन में बंदा क्या करता है, सब के सब जितने लोग हैं सब के सब टमाटर ही उगा देंगे, हैं? और फिर क्या होगा, उसका सरप्लस हो जाएगा. अब सरप्लस हो जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि फार्मर को अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? दिस पैसेज इज फ्रॉम द हिंदू. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 6. Shadow entrepreneurs offering the allure of technology-mediated services can help release the associated distortions and frictions in the market by offering complementary services that traditional service providers may be constrained to offer or consumers might not be able to access due to lockdown constraints. क्या कह रहे हैं? Yes. चलिए, तो क्या कह रहे हैं? शैडो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, मतलब जो गलत काम कर रहे हैं, जो बेकार की फायदा उठा रहे हैं ऐसी सिचुएशन का जो पैंडेमिक ने क्रिएट करी है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं? ये ऑफरिंग द अल्योर ऑफ टेक्नोलॉजी मीडिएटेड सर्विसेज, मतलब कि ये ऑफर कर रहे हैं आपको. कैसे ऑफर कर रहे हैं? आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड सिस्टम से, और ये हेल्प कर सकता है डिस्टॉर्शंस और फ्रिक्शंस लाने के मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देकर, जो कि ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स आपको ना दे पाएंगे, और कंज्यूमर्स का क्या होगा, माइट नॉट बी एबल टू एक्सेस ड्यू टू लॉकडाउन कॉन्स्ट्रेंट्स. और कंज्यूमर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल लोगों से, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, अगर एकदम होलसेल वाली मार्केट में चले जाओ, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, उस दुकानों पे काफ़ी करके लाला बैठते हैं, राइट? अब लाला लोग इतने ज़्यादा टैक्स से भी नहीं होते हैं, है ना? वो अंकल बैठे, वो सदियों से वो काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं कि हम आपको ड्राई फ्रूट्स फलाना ढिमका जो भी है वो उनका बिजनेस है वो, ठीक. तो अब अचानक से वो उसको ऑनलाइन तो नहीं कर देंगे, तुरंत से वो ऑनलाइन तो नहीं कर देंगे, तो इसलिए जो उनके वैसे बंधे हुए कस्टमर्स थे, अब उनके लिए क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, राइट? अब मुश्किल हो गया क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऑनलाइन नहीं ला पाए, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, तो उन्होंने खो दी अपना इंपॉर्टेंस उस सिचुएशन में. वेयर एज उसी सिचुएशन में नई नई मार्केट ओपन होके नए नए लोग जो हैं वो एंटर कर गए, और यहाँ पर कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिला, लेकिन जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर थे उनको वो मदद नहीं मिल पाई. लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं लॉकडाउन के चलते मार्केट्स में जाकर नहीं खरीद पा रहे थे, और कंज्यूमर के पास सिर्फ और सिर्फ एक साधन बचा कि वो ऑनलाइन ही मंगा सकता है. और जो ऑनलाइन आ गया, जो टेक्नोलॉजी के साथ रह गया, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, भले ही बढ़े हुए दामों पर करी हैं, लेकिन उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है. ठीक है, लाला इज नॉट दलाल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. लाला इज द पीपल हु एक्चुअली डील इन दीज काइंड ऑफ मसाला एंड क्या नाम ड्राई फ्रूट्स एंड ये सब चीज़ों की जो यूज़ करते हैं उनकी बात कर रहे हैं. नाजमीन, लाला एंड दलाल आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, दलाल इज अ मीडिएटर. दलाल कोई भी हो सकता है, मीडिएटर को दलाल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पार्टी को दूसरी पार्टी से अगर मिलाता है तो उसको हम बोलते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए. This could produce a redistribution of old consumers towards these new markets provided through technology and also re-entry of new consumers. While markets may self-correct using the invisible hand principles, the initial spike in demand and ensuing lock-in effects might imply higher market power for early movers. तो क्या हुआ देखो, यही बात हम कह रहे थे क्या, कि देखो जो इंसान टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी जल्दी बढ़ गया
उसका क्या हुआ, उसने टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ा भी और अपनी मार्केट नई बनाकर नए नए कंज्यूमर्स की एंट्री को भी उन्होंने अपने पास अब्जॉर्ब कर लिया। दैट मीन्स ये नहीं कि उसके जो पहले के कस्टमर्स हैं वही, बल्कि नए कस्टमर्स भी उनके पास आ गए। वो नए कस्टमर्स कौन थे? जो ऑफलाइन जाकर खरीदते थे, जो मार्केट से जाके खरीदते थे। अब मार्केट में नहीं मिल रहा तो उनके पास नए कंज्यूमर्स भी आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुरंत ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, और इसी वजह से मार्केट्स जो है वो सेल्फ करेक्टिव हो गई इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल से। दैट मीन्स कि आपको प्रोवाइड तो कर रहे हैं सर्विसेज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर से चलकर वहां तक आएँ, आपके घर पे सामान पहुंचेगा। ये हमारी अच्छी एक क्या है बोल सकते हो, एक बेटर पॉलिसी है। ठीक है, और कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो डिमांड बढ़ती है लॉक इन इफेक्ट्स में ही सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, जहां पर मार्केट को एक्चुअली अपना पार दिखाने का मौका मिला है कि जो अपडेटेड था वो बंदा यहां पर डेफिनेटली आगे बढ़ गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए, द मैनिफेस्टेशन ऑफ सच मार्केट पावर विल हैपन थ्रू अ वैरायटी ऑफ वेज बियॉन्ड द ऑब्वियस प्राइस सेटिंग इफेक्ट्स. Small firms will get acquired by large firms. First movers in the space with deep pockets could generate irrationally high valuations. क्या कह रहे हैं? मैनिफेस्टेशन मतलब ऐसी मार्केट की जहां पर नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और साथ साथ नए नए कंज्यूमर्स भी आ रहे हैं। ऐसी मार्केट पार में मैनिफेस्टेशन जो है वो आप बहुत अलग अलग तरह से कर सकते हो। जो प्राइस की सेटिंग है वो भी अलग अलग तरह से होगी। जैसे स्मॉल फर्म्स जो हैं वो एक्वायर हो जाएंगी लार्ज फर्म्स से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्मॉल फर्म्स के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपना जाके ऑनलाइन पूरा सर्विस ओपन करें। नहीं, स्मॉल फर्म्स क्या करेंगी, वो कोशिश करेंगी कि हम बड़ी फर्म के साथ जुड़ जाते हैं और उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, है ना। तो वो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि यार जो इस स्पेस में जल्दी मूव इन कर जाएगा उसकी पॉकेट्स ज्यादा जल्दी सैटिस्फाई होने लग जाएंगी और जो इसमें टाइम लेगा वो डेफिनेटली बेहतर। हाँ, अवेयरनेस ऑफ डिजिटल मार्केट हैज गिवन देम द एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल ट्रेडर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट विशाल, एंड दिस इज अ टॉपिक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव। डिजिटाइजेशन कैसे हेल्प करी है, डिजिटाइजेशन ने कैसे हेल्प करी है पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, ये पैराग्राफ उससे रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। This may also show up with cross-border and national security implications as recently reported about shady loans being provided by Chinese instant loan providers online. तो क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये क्रॉस बॉर्डर भी है। मतलब चाइना की कुछ कंपनी थी, चाइनीज कंपनीज थी जो कि इजी लोन्स प्रोवाइड कर रही थी आपको एप्स के थ्रू, ऑनलाइन इजी लोन्स प्रोवाइड कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं ग्रो कर रही है, ऑफलाइन की फॉरेन कंट्रीज की मार्केट आकर भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। क्यों? क्योंकि उनको पोटेंशियल लगता है यहाँ पर बेहतर होने का। राइट, आगे देखो, सच टेक्नोलॉजी मीडिएटेड शैडो एंटरप्रेन्योरियल प्लेटफॉर्म्स कुड आल्सो हार्बर लेस देन सेफ स्पेसेस as is happening with harassment in Indian telemedicine platforms. तो कह रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी मीडिएटेड जो एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है ये डेफिनेटली हेल्प तो कर ही रही है, लेकिन 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 ये लोगों को परेशान भी करेगी। क्यों? क्योंकि ये कोई सेफ स्पेस हो ये डेफिनेट नहीं है, ये हमेशा सही ढंग से चले ये डेफिनेट नहीं है। इसलिए ये इंडियन, जैसे इंडियन टेलीमेडिसिन में हरासमेंट हो रही है वैसी कुछ हरासमेंट हमें अपने कंज्यूमर्स के साथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके मैम, आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास का कोई फ्री क्लास आने वाली है? हाँ ठीक है, मैं ले लूंगी रौनक, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्यों परेशान उस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट विल ऑल्सो मीन दैट अनस्क्रैपलेस इंडिविजुअल्स हु आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स पर से बट आर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर्स विल पोटेंशियली टेक मोर एडवांटेज ऑफ दीज पोस्ट पैंडेमिक मार्केट कॉन्स्ट्रेंट्स, एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम कंज्यूमर्स बाय मीन्स सच एज डॉक्यूमेंट फॉर्जरी। क्या कह रहे हैं, अब जो अनस्क्रैपलेस मतलब डिसऑनेस्ट लोग हैं इस मार्केट में, अब देखो कंज्यूमर को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन 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 ये जो डिसऑनेस्ट लोग मार्केट में होते हैं, जो खराब एलिमेंट्स हमारे मार्केट में होते हैं, ये सब जो हैं एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आप ये चीज लेंगी तो आपको ये वाली चीज फ्री मिल जाएगी। तो इनका क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक के बाद की जो मार्केट है जिसमें जितने सारे लिमिटेड, अभी भी देखो सब लोग तो नहीं जा रहे हैं मार्केट में, है ना, लोग कम ही हैं मार्केट में, सब लोग अभी भी मार्केट में नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स जो नहीं हैं
वो जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देते हैं कि आप ये लेंगे तो आपको यहां से चलो सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे, है ना, ये खरीदेंगे तो आपको यहां से सर्विस मिल जाएगी, ये लोग जो है कंज्यूमर से बेफिजूल का पैसा एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं फॉर्जरी करके, दैट मीन्स डिसऑनेस्ट चीजें इस्तेमाल करके। ओके, आगे देखिए जरा। Clearly, while such shadow entrepreneurialism may spike short-run welfare effects with technology-mediated access, they could create perverse welfare consequences in the long run. और सीधे सीधी बात अगर देखा जाए तो शैडो एंटरप्रेन्योरिज्म जो है वो शॉर्ट टर्म वेलफेयर को तो स्पाइक कर देगी, बढ़ा देगी अचानक से, है ना, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड एक्सेस से, कि टेक्नोलॉजिकली आप कनेक्ट हो गए लोगों से, तो ये अचानक से तो बढ़ा देगी, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस भी ला सकती है, और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो आगे आने वाले समय में आपके लिए विपरीत साबित हो सकते हैं, आपके लिए ऑपोजिट साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, द वे फॉरवर्ड। अब हमें आगे कैसे बढ़ना है? What is then the way forward to regulate such activity? अब ऐसी एक्टिविटी जो हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकती है आगे आने वाले समय में, तो इसको हमें कैसे रेगुलेट करना है, हमें इसे कैसे कंट्रोल करना है? As research by Amit Seru at Stanford University and his colleagues found through studying shadow finance in the US, or research by the Indian Institute of Management, Ahmedabad, found in the world of private coaching houses in Indian education, strong monitoring of quality would be essential. अब देखो, इन्होंने कहा है कि कैसे हम इस चीज़ को रोकें। तो देखो, एक अमित सेरू है जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और उनके कलीग्स ने रिसर्च किया है, किसके ऊपर? शैडो फाइनेंस के ऊपर, जो कि यूएस में किया है। इंडिया में भी आईआईएम अहमदाबाद में एक रिसर्च हुई है, किसके द्वारा हुई है? इंडियन एजुकेशन पे हुई है, और इंडियन एजुकेशन पे ये बताया गया है कि भैया ऐसा है, दोनों सिचुएशन में ये बताया गया है कि भैया ऐसा है। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों के लिए रेगुलेशंस, रूल्स और कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स लगाने की जो कि आगे आने वाले समय में किसी को भी परेशानी पैदा ना करे। सो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आपको रूल्स और रेगुलेशंस की नेसेसिटी है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, राइट? आगे देखिए। Okay. This needs to be complemented with non-compliance being punishable with a jail term, clamping down or on services and related strict consequences. Those shadow firms that comply are more than welcome to join the dominant mode of service delivery with non-shadow firms. क्या कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉम्प्लीमेंट करने की, नॉन कंप्लायंस पनिशेबल हो जाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट करने की, दैट मीन्स आपको साथ साथ चलने की ज़रूरत है। आप अनड्यू एडवांटेज ना लें, आप ज़बरदस्ती प्राइसेस ना बढ़ाएं, आप फॉर्जरी ना करें, किसी के साथ गलत काम ना करें, तो क्या करें? फ्रॉड ना करें। तो कह रहे हैं आपको कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको। लेकिन अगर आप नॉन कंप्लायंस होते हैं, दैट मीन्स अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, तो आपको जेल टर्म हो सकता है, मतलब जेल में डाला जा सकता है, और सर्विसेज और स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेज से आपको क्लैंप डाउन किया जा सकता है, मतलब आप उसमें कभी भी एंटर नहीं कर पाएंगे, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, वो शैडो फर्म्स जो कि अप्लाई नहीं करेंगी इसमें, वो डिलीवरी और क्या कहते हैं, डिलीवरी और वेलकम करने के लिए रेडी नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। शैडो फाइनेंसिंग का मतलब है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा देखो, शैडो इज़ अ वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू डार्कन, मतलब किसी चीज़ को खराब कर देना, गलत कर देना। तो शैडो फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग मतलब पैसा प्रोवाइड करना, लेकिन पूरी तरह से चेक करके नहीं, ऐसे ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जैसे चाइना का हमने बोला, चाइना की एक ऑनलाइन सर्विस आई जहां पर आपको ऑनलाइन लोन्स मिल रहे हैं, राइट? तो वो क्या है? शैडो फाइनेंसिंग है। दैट मीन्स बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी कह सकते हो चेक किए किसी को आपको पैसा दे दिया जा रहा है। दैट इज व्हाट वी मीन। ठीक है, आगे देखिए जरा। But without regulation, the situation could spiral out of control. Given monitoring needs of public goods distribution for the developing world, there also needs to be an associated harmonization of activities between competition authorities of गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अगर रेगुलेशन नहीं होती, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो भैया इसीलिए ज़रूरत है कि पब्लिक गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों के पास जो सामान जाएगा, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि वो सही से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है अपने डेवलपिंग वर्ल्ड में। ठीक है, और ऑल्सो हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है कि हार्मोनाइजेशन चाहिए, मतलब थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए किसके बीच में? एक्टिविटीज़ के बीच में, जो कंपटीशन अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट है। दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है या सेल कर रहा है और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिजिंग गैप चाहिए। दैट मीन्स जो भी परेशानियां इन दोनों के बीच में है, उसके बीच का एक सोल्यूशन चाहिए, ताकि
कंज्यूमर्स भी अच्छे से रहे, गवर्नमेंट भी रहे, और वो लोग जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी सेटिस्फाइड रहे हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी में। आगे देखिए, लास्ट पार्ट है, द बिग क्वेश्चन दो इज, बड़ा क्वेश्चन अभी भी क्या है, दो इज caught in the stress and fatigue of trying to manage the virus, will governments worldwide pay attention? कह रहे हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस और फटीग में, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी में जो फंसे हुए हैं वायरस की, हम क्या गवर्नमेंट इन सब चीजों पे भी अटेंशन दे पाएगी? If not, we may be in the non-COVID-19 adverse welfare consequences of COVID-19. और अगर नहीं देती है, इस पे इतना ध्यान नहीं देती है, तो भैया ऐसा है कि हम कोविड-19 के चलते चलते कोविड-19 के जो एडवर्स सिचुएशंस हैं, मतलब पैंडेमिक के अलावा जो ये हमारे ऊपर हार्म कर रहा है, नॉन कोविड-19, दैट मीन्स ये जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां ज़बरदस्ती का फ़ायदा उठाने वाली परेशानियां हैं। तो ये जो परेशानियां हमारे ऊपर आ रही हैं, ये शैडो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा राइज दे देंगी अगर गवर्नमेंट इसके लिए कंसर्न नहीं होती है तो। ठीक है, नो वी कांट सचिन। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पैसेज में कौन सा पॉइंट है जो करेक्ट नहीं है? ठीक है, नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। पहला, shadow entrepreneurs are constrained to offer access due to lockdown constraints. shadow entrepreneurs जो है वो constrained हो गए हैं ऑफर करना access क्योंकि लॉकडाउन constraints हैं। बताओ या फिर shadow entrepreneurialism could create perverse welfare consequences. shadow entrepreneurialism जो है वो perverse welfare consequences बना सकती है लॉन्ग रन में, क्योंकि शॉर्ट रन वेलफेयर बहुत तेजी से बढ़ेगा टेक्नोलॉजी मीडिएटेड एक्सेस के साथ। फॉल्स है, ओके। आगे देखो, नो शैडो फर्म्स शुड बी अलाउड टू ब्रेड ड्यू टू द एडवर्स वेलफेयर कॉन्सिक्वेंसेज बाय द राइजिंग ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप अराउंड द वर्ल्ड। हमें नॉट ट्रू पूछा है, तो भैया ये तो लिखा हुआ था कि शैडो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से वेलफेयर कॉन्सिक्वेंसेज विपरीत में चले जाएंगे, तो ये तो लिखा था, है ना, इसको हम ऑपोजिट नहीं कर सकते। फिर थर्ड में कह रहा है कोई भी शैडो फर्म्स नहीं होंगी, शुड बी अलाउड, कोई भी शैडो फर्म्स को अलाउड नहीं होगा ब्रेड करना क्योंकि एडवर्स वेलफेयर कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं इनके द्वारा। तो ऐसा लिखा कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कर नहीं सकते, है ना, हम तो कह रहे हैं कि कर नहीं सकते, तो क्या होगा आंसर बताओ? वन इज नॉट ट्रू, फर्स्ट वन इज फॉल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर ये एग्जाम्पल दिया गया है स्टेटमेंट में कि ऐसा होना चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर सकें, और ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, डेफिनेटली हमारा नॉट ट्रू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओनली 1। ओके, आगे देखिए जरा, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हो? पहला, शैडो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी मेडिएटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड रेगुलेशन मस्ट बी डन टू अवॉइड एडवर्स। बिल्कुल, क्या देखो कह रहा है शैडो एंटरप्रेन्योर्स को आप यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना है क्या कि ये इसका कोई एडवर्स, इसका कोई ऑपोजिट सिचुएशन ना आ जाए, है ना, कोई खराब सिचुएशन ना आ जाए। मेक सेंस? फिर शैडो एंटरप्रेन्योरशिप certainly brings risk of cross border threats with them, but there is no gainsaying the fact that they also help in alleviating distortion and friction in market. This is also correct, है ना, ये भी लिखा है कि शैडो एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये तो है कि वो रिस्क लेकर आते हैं, किसका? जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनका रिस्क लेकर आते हैं, तो ये भी कह सकते हो कि डिस्टॉर्शन और फ्रिक्शन जो मार्केट में है वो भी बढ़ जाता है इन्हीं की वजह से, ये भी लिखा हुआ है ना। आगे देखो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ग्लोबल राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप इज अपैरेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू फिल द गैप व्हिच हैज रिजन अप ड्यू टू कोविड-19 बट नॉट विदाउट प्रॉपर गाइडलाइंस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, इन मैनी इंडस्ट्रीज ग्लोबल राइज हुआ है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप का, या ये कहीं मेंशन था क्या? बताओ। हाँ जी, इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में शैडो एंटरप्रेन्योरशिप अपैरेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू फिल द गैप। आई डोंट थिंक सो, फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए ना, है ना। एक सेकंड, शैडो एंटरप्रेन्योरशिप सर्टेनली ब्रिंग्स रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स विद देम बट देयर इज नो गेन सेइंग। इससे कहना सही नहीं होगा द फैक्ट दैट दे ऑल्सो हेल्प इन, ओह देयर इज नो गेन सेइंग, यहाँ पर देयर इज गेन सेइंग लिखा होना चाहिए था, नो क्यों लगाएंगे भाई? व्हाई वुड वी राइट नो? इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट, इस फैक्ट से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है कि वो हेल्प करेंगी एलिवेट करना। तो भैया ये एलिवेट, अगर डिस्टॉर्शन और फ्रिक्शन मार्केट में आ रहा है तो ये अच्छी चीज है,
हाँ, मार्केट में अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है जो खराब सिचुएशंस पैदा करेगी, जो कॉन्सिक्वेंसेज लेकर आएगी, जो कि हम अनएक्सपेक्टेड है, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज लेकर आएगी, तो ये सही होगा? नो नो, नॉट एट ऑल. सो ऑप्शन नंबर ओनली 1 अगेन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे. मोस्ट सिमिलर मीनिंग बतानी है फॉर द वर्ड डोमिनेंट. ठीक है, एफिशिएंट, रिजल्टेंट, चीफ, जीलस या पैलेटेबल. क्या होगा बताओ? डोमिनेंट वर्ड का सबसे सिमिलर मीनिंग बताना है आपको, जल्दी से बताइए. ओके, डोमिनेंट वर्ड का मीनिंग बताना है आपको, बताइए जल्दी से जरा क्या होगा. ओके हाँ जी, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा क्या कर रही हो, सबसे ज्यादा आपको आपके सामने आ रही हो. वेरी गुड. मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीफ बोलेंगे, चीफ है ना. डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, सुप्रीम हो गई आपके लिए, चीफ हो गई आपके लिए, सुपीरियर हो गई. इस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं. आगे देखिए जरा, नेक्स्ट वर्ड होगा मोस्ट ऑपोजिट के लिए. ओके, ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है अनस्क्रैपलेस का, प्लिएंट, प्रोडिगल, कॉन्डिग्न, पंजेंट या फिर बॉन्चेस. अनस्क्रैपलेस एक नेगेटिव वर्ड है जहां पर आप डिसऑनेस्ट को डिफाइन करते हैं. ठीक है, जहां पर आप किसी इंसान को ये डिफाइन करते हैं कि वो डिसऑनेस्ट है, उसने सही नहीं किया है, हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. तो चलिए जरा बताइए कौन सा इसका ऑपोजिट होगा. मतलब हमें चाहिए एक पॉजिटिव वर्ड इसके लिए. पहला वर्ड जो यहाँ पर लिखा है प्लिएंट. प्लिएंट का मतलब होता है इजीली बेंट, कोई ऐसी चीज जो कंपैटिबल है, कोई भी ऐसी चीज जो कंपैटिबल है, जो कि आपको हेल्प करेगी बेहतर करने में चीज़ों को. दूसरा वर्ड है प्रोडिगल. प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल. दैट मीन्स जो आप एग्जैजरेटेड वर्ड सेंस में कर दे रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, उसे हम बोलते हैं. कॉन्डिंग का मतलब होता है पनिशमेंट, दिया जाता है अप्रोप्रिएट क्राइम के लिए. जो भी गलत काम आपने किया है उसके लिए अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो आप उसको बोलते हैं कॉन्डिंग. फिर है पंजेंट. पंजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, जो आपके सिचुएशन को, आपके क्या कहते हैं, थिंकिंग को चेंज करने का सक्षम है, उसको हम बोलते हैं. और बाउंचेस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आप जेनरसली किसी को भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसको आपको देने में तकलीफ नहीं होगी. तो बताइए क्या होगा? ई. पक्का पक्का. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. अनस्क्रैपलेस का ऑपोजिट हो जाएगा बाउंचेस. दैट मीन्स यही एक पॉजिटिव वर्ड है हमारे पूरे ऑप्शंस में, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर टी इज योर परफेक्ट आंसर. आगे देखिए, पैसेज कौन से टोन का है? क्या ये सिवियर है, चाहे इंडिग्नेंट है, बायस्ड है, कॉस्टिक है या एनालिटिकल है? देखो यहाँ पर हमने किसी चीज़ के बारे में सिवियरिटी नहीं बताई है, हमने ये नहीं बोला गंभीर है, नहीं. इंडिग्नेंट का यूज नहीं है. बायस्ड हमने बोला क्या किसी एक चीज को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है? नॉट एट ऑल. क्या किसी चीज में फायर आग पैदा करने की कोशिश कर रहा है? नॉट एट ऑल. एनालिटिकल है. यस, एनालिटिकल है. क्यों? क्योंकि हर चीज के बारे में इसने बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दी है और कैसे इस चीज को सही कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें बताया है. ठीक है, हमारा एक बैच है जो लॉन्च हो रहा है 1 फरवरी से. इस बैच की कॉस्ट है 1199. 50+ आवर्स की क्लासेस है जिसमें हम कवर करेंगे ग्रामर, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे 200+ ऑब्जेक्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम करेंगे 300+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. डिस्क्रिप्टिव में होगा डिस्कशन करंट टॉपिक का, और वोकैबुलरी में हम पढ़ेंगे रूट वर्ड्स एवरी डे, और 3 मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा लास्ट में ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट हो सके. राइट, आप 1199 इसका बैच प्राइस है तो, लेकिन आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो एग्जाम 10 कोड लगाकर. ये बैच स्टार्ट होगा 1 फरवरी से, तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें. और यस, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े 1 फरवरी से प्री टू मेंस, बेसिक टू एडवांस की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इस बैच में सब कुछ इंक्लूडेड है जो कि आपको 2021 में सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता. ठीक है, आइए
इसके अलावा हमारा एक बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो कि कंप्लीट बैंकिंग मेंस का बैच है, जो कि 6 जनवरी से चल रहा है। 1499 इसका कॉस्ट है, लेकिन आप इससे 10% डिस्काउंट ले सकते हैं एग्जाम कोड पर। आपके फैकल्टीज जो है वो आपको और आप ऑलरेडी उनको जानते हैं। चारों का बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश का लेना है तो आप इंग्लिश का भी ले सकते हैं, जो कि 6 जनवरी से शुरू हो चुका है। 599 इसका कॉस्ट है और कोड आपने यूज करना है एग्जाम 10, इस पर भी मिल जाएगा आपको 10% डिस्काउंट। 25 प्लस आवर्स की क्लासेस है, 3 से 4 इसकी क्लास का टाइमिंग है। सो डेफिनेटली ज्वाइन इन। एग्जाम सेंट्रिक ऐप से आपको ये सारी क्लासेस का एक्सेस मिल सकता है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन जल्द से जल्द, ठीक है। और अगेन हम बोलेंगे, ट्रूथ मेक्स इन द ओशन ऑफ नेचर नो वन ट्रैक ऑफ लाइट, एवरी आई लुकिंग ऑन फाइन इट्स ओन। मतलब हर वो इंसान जिसके सामने कोई सिचुएशन आती है उसके लिए उस सिचुएशन की कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बात इतनी सी है क्या कि ये जिस परसेप्शन से, जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। सुमित सर क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? सुमित सर क्लास अब वापस लेने लग जाएंगे। सुमित सर वेंट आउटसाइड, साल में एक बार तो जाने दो किसी को, आ गए वापस, अब लेंगे क्या, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एग्जाम सेंट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम सेंट्रिक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे, सारी पीडीएफ्स आपको वहां पर मिलती रहेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। Material. Subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material. Subscribe Exam Centric.